सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज बायोलॉजी के टॉपिक में हम दो बिंदुओं को लेंगे। एक तो हम लेंगे असंग जनन को, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एपोमिक्सिस। कई बार हिंदी में भी इसे एपोमिक्सिस करके ही लिखा हुआ आता है। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे हम बहुभ्रूणता। वो हमारा टॉपिक होगा बहुभ्रूणता। देखिए, जो बहुभ्रूणता है ये वाले, चलिए पहले बताइए इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉली एम्ब्रियोनी। तो दोनों के इंग्लिश नेम भी ध्यान में रखिएगा और दोनों के हिंदी नेम भी ध्यान में रखिएगा। ये दो बातों को मेनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, इसलिए इस पर बेस्ड आज का जो कंटेंट होगा वो रहेगा। साथ ही लास्ट में एक बहुत ही आपके लिए रोचक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको खोजना है। देखिए, दरअसल क्या होता है, एक छोटी सी बात, क्योंकि पूरा लगभग हमने पादप का जनन पढ़ा है, यानी कि पुष्पी पादपों में हमने लैंगिक जनन को पढ़ा है। जब हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ा तो हम बार बार वहां पर बात कर रहे थे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब एक प्रश्न पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। ये क्या बनाती है? ये क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु जनन होगा। यही तो होता है। ठीक है, क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन। अब ये गुरु बीजाणु जनन से पहली चीज, कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? ठीक है, एक प्रश्न मेरा आपसे ये हुआ। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि उतने ही गुरु बीजाणु क्यों बनते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुरु बीजाणु जनन करती है, फिर गुरु बीजाणु बनाती है। तो कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं 4। यही तो पढ़ा है हमने। कितने बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। अब प्रश्न दूसरा ये था कि 4 ही गुरु बीजाणु क्यों बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु इसलिए बनते हैं क्योंकि यहां पर होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिकाएं बनती हैं, अंतिम कोशिकाएं यानी कि संतति कोशिकाएं जिनको कहा जाता है, उनकी संख्या 4 ही होती है, जबकि समसूत्री में 2 होती है। तो इसलिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया करती है उसके द्वारा 4 यहाँ पर वो गुरु बीजाणु बनाती है। और ये चारों के चारों कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न ये था कि वो 4 ही क्यों बनते हैं? 4 ही इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक प्रश्न था दिमाग में जो मुझे लगा कि आपसे पूछती हूं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो आज का टॉपिक है उसकी, असंग जनन की। असंग जनन यानी एपोमिक्सिस। देखिए, जो ये असंग जनन है, असंग जनन एक्चुअल में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्लांट की बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक तरीके की प्रतिस्थापन यानी कि उनके रिप्लेसमेंट की एक प्रोसेस है। ठीक है। अब ये जो रिप्लेसमेंट की प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि बिना युग्मक के संलयन के, यानी कि किसी भी तरीके से युग्मकों का जुड़ाव नहीं होगा, बिना युग्मक के संलयन के। ठीक। और जब युग्मक संलयन नहीं होगा तो हम ये क्या कह सकते हैं कि बिना निषेचन के। दूसरी चीज क्या होगी? बिना निषेचन के। तो इसके बाद लैंगिक जनन की एक ऐसी रिप्लेसमेंट प्रोसेस है, यानी कि प्रतिस्थापन प्रक्रिया है, जिसमें युग्मक का संलयन भी नहीं होगा या ये कहें कि निषेचन भी नहीं होगा। तो बिना निषेचन के किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो बिना निषेचन के बनने वाला जो भ्रूण होता है, वही पूरी प्रोसेस क्या कही जाती है? असंग जनन कही जाती है, एपोमिक्सिस कही जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एपो का मीनिंग होता है बिना। ठीक है, एपो का मीनिंग क्या होता है?
बिना। मिक्सिस मीनिंग ही क्लियर हो रहा है, यानी कि मिश्रण। तो बिना मिश्रण के भ्रूण का बनना। अब ये मिश्रण किसका होता है? मिश्रण होता है युग्मकों का, यानी कि युग्मकों का जुड़ना। मतलब कोई निषेचन नहीं हो रहा है, कोई युग्मकों का संलयन नहीं हो रहा है। तो बिना निषेचन के, या दूसरी भाषा में कहें बिना युग्मक संलयन के जब भ्रूण का निर्माण होता है तो वो प्रक्रिया क्या कही जाती है? एपोमिक्सिस कही जाती है। और इस प्रक्रिया से कुछ पौधे नए बनेंगे, ठीक है, कुछ पौधे बनेंगे तो उनको क्या नाम देंगे? तो बनने वाले उन पौधों को कहा जाता है, बनने वाले पौधों को कहा जाता है आसंजनिक पौधे। क्या कहे जाएंगे? ये नहीं है, संजनिक, ठीक है, क्या कहे जाएंगे? आसंजनिक, यानी कि एपोमियोटिक। आ गई बात समझ? ठीक है, तो ये हुआ असंग जनन, और असंग जनन से बनने वाले पौधे क्या कहे जाएंगे? एपोमियोटिक, यानी कि आसंजनिक। अब देखिए क्या होता है, जो ये असंग जनन है, असंग जनन कितने तरीके से होता है? असंग जनन दरअसल एक चार्ट के माध्यम से हम समझें तो इजी हो जाएगा समझना। ये होता है 3 तरीके से। ये क्या होता है? 3 तरीके से है। 1950 की बात है। कौन थे? प्रोफेसर माहेश्वरी थे, प्रोफेसर माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी थे, पूरा नाम उनका ये था। तो 1950 की बात है। 1950 में इन्होंने क्या कहा कि जो एपोमिक्सिस होता है उसको 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एपोमिक्सिस प्रोसेस 3 तरीके की होती है। पहली होती है अनावर्ती। पहली कौन सी होती है? अनावर्ती। अनावर्ती मतलब हो गया नॉन रीकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है। अनावर्ती को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे आभासी कह सकते हैं इसको। समझ में आ गया? तो पहला क्या होगा? अनावर्ती असंग जनन। ठीक, मैं अ लिख के छोड़ दे रही हूं, अ मीन्स असंग जनन, ठीक है। दूसरा यहां पर इन्होंने कहा वो था पुनरावर्ती, पुनरावर्ती असंग जनन या आवर्ती असंग जनन। अगर ये अनावर्ती है तो आप इसे आवर्ती भी कह सकते हैं, और नहीं तो पुनरावर्ती है ही। पुनरावर्ती मीन्स रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस। दूसरा डिवीजन ये हो गया। तीसरा कहा उन्होंने अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता। अब देखिए अपस्थानिक भ्रूणता को क्या कहा जाता है? अपस्थानिक मीन्स एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, BR, ठीक है, एम्ब्रियोनी। आ गई बात समझ? तो अपस्थानिक जो भ्रूणता है उसको तीसरे पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। अब इसके बाद क्या हुआ? जो अनावर्ती है, अनावर्ती को उन्होंने फिर से कहा कि इसे 2 भागों में हम बांट सकते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने कहा पहला जो डिवीजन दिया वो था अगुणित अनिषेक जनन, अगुणित अनिषेक जनन, ठीक है। दूसरा यहां पर उन्होंने कहा अनिषेक अपयुग्मन। हम इनको एक बार डिटेल करेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा? जो पुनरावर्ती है, ये वाले को उन्होंने कोई डिवीजन में नहीं रखा, सिर्फ इन दोनों को उन्होंने डिवाइड किया। तो इसके लिए उन्होंने 2 डिवीजन जो बताए, वो एक तो था यहां पर जनन अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा अगर ये जनन है तो यहां पर क्या होगा? कायिक, ठीक है ना। तो उन्होंने दूसरा इसमें बताया कायिक अपबीजाणुता, ठीक है। तो ये 2 तरीके का डिवीजन हो गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि जनन अपबीजाणुता जो है, हम जानते हैं ये जनन वाली जो प्रोसेस है ये थोड़े सा लंबी हो जाती है।
तो इसमें उन्होंने कहा कि इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इसका 2 पार्ट डिवीजन उन्होंने दिया, बाकी किसी का उन्होंने आगे डिवीजन नहीं दिया। उन्होंने कहा जनन अपबीजाणुता को द्विगुणित अनिषेक जनन और दूसरा किसमें डिवाइड कर सकते हैं, द्विगुणित अपयुग्मन। द्विगुणित अनिषेक जनन और द्विगुणित अपयुग्मन। तो ये उन्होंने इस तरीके से क्या कहा कि असंग जनन को हम विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमने पहला विभाजन पढ़ा, हमने कहा अनावर्ती असंग जनन। तो सबसे पहले अनावर्ती असंग जनन को ही जान लेते हैं कि अनावर्ती असंग जनन होता क्या है। देखिए अनावर्ती असंग जनन जिसे हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कह रहे हैं, मैं लिख दूं पहले, अनावर्ती असंग जनन। छोटे छोटे से टर्म है लेकिन समझने बहुत ज्यादा ये जरूरी है। देखिए अनावर्ती असंग जनन क्या हुआ, जो ये वाली प्रोसेस होती है, यानी कि इस तरीके की जो ये प्रोसेस होती है, इसमें जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है यानी कि MMC मेगास्पोर मदर सेल, इसमें कैसा विभाजन होगा, आज शुरुआती हमने इससे की। कैसा विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद इससे कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, क्या बने, 4 गुरु बीजाणु बने। अब इनमें से कितने विकसित होते हैं, हमने पढ़ा है, इनमें से क्या होते हैं, 3 अपहासित हो जाते हैं यानी कि डीजेनरेट हो जाते हैं। NE, ठीक है, क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। और केवल एक ऐसा गुरु बीजाणु होता है जो विकसित होता है और विकसित होने के बाद क्या बनाता है, अगुणित, क्या बनाएगा, भ्रूण कोश। क्या बनाएगा, अगुणित भ्रूण कोश। आगे बात समझ, गुरु बीजाणु विभाजन हुआ, 4 गुरु बीजाणु बने, 3 डीजेनरेट हो गए और एक क्या कर रहा है, अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण कर रहा है। तो इसीलिए जब भ्रूण का निर्माण होता है तो वो भ्रूण कैसा होता है, वो निर्मित भ्रूण हमेशा ही अगुणित होता है। भ्रूण कैसा बनेगा, अगुणित बनेगा। ठीक है, तो ये वाला है आपका पहला अनावर्ती असंग जनन। दूसरे को हम पढ़ते हैं जिसमें हमने कहा पुनरावर्ती या आवर्ती, जिसे आप कह सकते हैं पुनरावर्ती असंग जनन यानी कि रिकरेंट अपोमिक्सिस। अब देखिए अगली बात, ये तो पहले तरीके का हो गया। दूसरी बात हम करते हैं कि ये वाली जो प्रोसेस होती है, इस वाली प्रोसेस में जो बीजांड काय से विकसित जितना भी आर्चिस्पोरियम होगा, ठीक है, या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेगी, जैसे यहाँ पर एक प्रोसेस हो रही थी अर्धसूत्री विभाजन की, तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के बिना सीधे ही वो क्या कर देगी, यहाँ तो अगुणित बन रहा था भ्रूण, यहाँ पर बना देगी द्विगुणित भ्रूण कोश। क्या बना देगी, ये भी तो अगुणित बन रहा था, लेकिन वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं करती है और द्विगुणित भ्रूण कोश का यहाँ पर वो निर्माण कर देती है। ठीक है, तो ऐसे भ्रूण कोश की जितनी भी सेल्स होती हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, अंड कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, यानी कि एपिकल हो गई और एंटीपोडल हो गई, एक्सेल्स हो गई। तो ये क्या हो गई, ये सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी, अगर ये भ्रूण कोश द्विगुणित है तो निर्मित सभी कोशिकाएं भी कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। तो इनमें से किसी से भी बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। सारी कोशिकाएं डिप्लॉयड हैं तो निषेचन तो होना नहीं है, तो जब निषेचन नहीं होगा तो कोई भी सेल ऐसी हो जाएगी कि फर्टिलाइजेशन करेगी ही नहीं और बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो यानी कि अगर बात करें इस तरीके के असंग जनन की, तो भ्रूण कोश द्विगुणित होता है और इससे द्विगुणित भ्रूण का ही निर्माण होता है। यहाँ अगुणित था तो अगुणित भ्रूण का निर्माण हो रहा था, यहाँ द्विगुणित है तो यहाँ द्विगुणित भ्रूण का
निर्माण हो रहा है। आ गई बात समझ। अब बचता है तीसरा था अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जिसे हमने बोला इंग्लिश में। देखिए अपस्थानिक भ्रूणता क्या चीज है। अपस्थानिक भ्रूणता के अंतर्गत जब यहाँ पर किसी तरीके का यानी कि भ्रूण का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, परिवर्धन होगा, क्योंकि सारा का सारा डिपेंड किस पे कर रहा है आज टॉपिक, भ्रूण पर। तो जब भ्रूण का डेवलपमेंट होगा तो भ्रूण का डेवलपमेंट या परिवर्धन भ्रूण कोश में ना होकर भ्रूण कोश के अलावा, समझ रहे हैं, भ्रूण कोश में डेवलपमेंट होता है भ्रूण का, यहां इस वाली अवस्था में भ्रूण कोश में ना होकर भ्रूण कोश के अलावा बीजांड की किसी भी कोशिका में हो जाएगा। बीजांड की किसी भी कोशिका में हो जाएगा। तो इस तरीके का असंग जनन कहा जाता है अपस्थानिक भ्रूणता। आ गई बात समझ। जनरली क्या होता है, भ्रूण कोश में भ्रूण डेवलप होना चाहिए, लेकिन यहां वाली अवस्था में ऐसा ना होकर भ्रूण कोश के अलावा बीजांड की कोई भी सेल में कर लेगा ये। ठीक है। अब क्या होता है, तो एक्चुअली इस पूरी प्रोसेस में किसका निर्माण नहीं होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा, यानी कि युग्मकोद्भिद का निर्माण नहीं होगा, यानी गैमेटोफाइट का निर्माण नहीं होगा। और ऐसे जो भ्रूण बनते हैं तो उनके द्वारा बनने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण अनुपस्थित होता है, उनमें पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है। देखिए पीढ़ी एकांतरण के लिए दो अवस्थाओं का होना जरूरी है जो अल्टरनेट आती जाए, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, यानी कि स्पोरोफिटिक फेज होता है और दूसरा आपका क्या हो गया, गैमेटोफिटिक फेज होता है। ठीक है। यानी युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद इनका गैमेटोफाइट जो फेज है और स्पोरोफाइट जो फेज है, इन फेजेस का आपस में एक के बाद आना अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहा जाता है। लेकिन चूंकि इसमें युग्मकोद्भिद का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसलिए इस तरीके से जो पौधे बनते हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन नहीं मिलता है। अब उदाहरण भी देख लें अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं हम सिट्रस। ठीक है। सिट्रस में सबसे ज्यादा एक ऐसा उदाहरण हम कह सकते हैं जो अपस्थानिक भ्रूणता का है। बहुत सारे उदाहरण है लेकिन सिट्रस जो कि नोन है, जिससे आप फेमिलियर हैं, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। अब टॉपिक लेते हैं असंग जनन का क्या महत्व है। असंग जनन का महत्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए असंग जनन के महत्व की अगर बात करें तो जब ये पूरी प्रोसेस होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो जिसकी वजह से गुणसूत्रों का यहाँ पर सीग्रेशन नहीं होता है और सीग्रेशन नहीं होने के बाद उनका रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होता है। तो इस पूरी प्रोसेस से जितने पौधे बनते हैं वो पौधे कैसे होते हैं, जो मात्र पौधा होता है यानी कि मदर प्लांट होता है उस मात्र पौधे के ही समान होते हैं। पहली विशेषता इसकी ये है या इसका पहला महत्व ये है कि अगर हम मात्र पौधे के समान पौधे प्राप्त करने हैं तो उसलिए उस समय ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा जो बिंदु इसका लेंगे वो ये है कि जो पौधों में लाभदायक लक्षण होते हैं वो लाभदायक लक्षण वो क्या होते हैं, वो लाभदायक लक्षण लंबे समय तक पौधों में बने रहते हैं। क्या होंगे, वो लंबे समय तक बने रहेंगे। ठीक है। मतलब आप उन्हें प्रिजर्व कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक। जो भी उनमें कैरेक्टर्स हैं, जो इस तरीके के बने जन्मे जो प्लांट होते हैं, इस तरीके से बने जो प्लांट होते हैं, उनमें जो लक्षण होते हैं आप उन्हें लॉन्ग टर्म प्रिजर्व कर सकते हो। अब देखिए अगली बात करें, इस तरीके का जो जनन होता है यानी कि इस तरीके का जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके द्वारा कैसे हाइब्रिड बीज बनते हैं यानी कि संकर बीज उत्पादन होता है। अब संकर बीज बनाना जानते ही हैं, नहीं तो आगे टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। संकर बीज बनते हैं जिनमें दो अलग अलग वैरायटी के कैरेक्टर्स ले लिए जाते हैं और एक नई वैरायटी तैयार की जाती है, तो उसे संकर कहा जाता है। तो संकर बीज का उत्पादन इसके माध्यम से बहुत ज्यादा सरल हो गया है, यानी कि बहुत सरलता से हम हाइब्रिड सीड को यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं।
आ गई बात समझ। तो ये पहला टॉपिक जो हमारा असंग जनन से संबंधित था वो कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें हम बात करेंगे बहुभ्रूणता की, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, बहुभ्रूणता की। बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए जनरली क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसका, बहुभ्रूणता मतलब बहु मीन्स बहुत सारे, भ्रूणता मीन्स भ्रूण का बनना। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चीजों को रटने से बेहतर यह है कि हम उस चीज को समझ लें। अगर हमें वो चीज उसके टर्म से ही समझ में आ जाए तो आगे की प्रोसेस जो होती है वो इजी हो जाती है, ठीक है। तो बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण का बनना। जनरली एक सीड में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सीड भी आ जाते हैं जिनमें एक से ज्यादा वहां पर एम्ब्रियो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा वहां पर एम्ब्रियो बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं। तो जब बीज में एक से ज्यादा लिख देती हूं मैं यहां पर, एक से ज्यादा भ्रूण के विकास होने की प्रक्रिया, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया या विकसित होने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, बहुभ्रूणता। क्या कही जाती है, बहुभ्रूणता। आ गई बात समझ। जनरली, फिर रिपीट कर रही हूं, जनरली एक बीज से एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक बीज से एक से ज्यादा भ्रूण बन जाते हैं, ठीक है। तो एक बीज से एक से ज्यादा भ्रूण बनने की प्रोसेस कही जाती है बहुभ्रूणता। अब देखिए बहुभ्रूणता जो है इसको भी डिवाइड किया गया है, यानी कि कुछ छोटा सा इसका डिवीजन किया गया है, 4 तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर विदलन बहुभ्रूणता की। किसकी बात करेंगे, विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता का मतलब ये हुआ, विदलन मीन्स क्लीवेज और बहुभ्रूणता जान ही रहे हैं आप, पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, 4 तरीके का डिवीजन है, मैं फिर बोल रही हूँ, पहले तरीके का हम पढ़ रहे हैं। जितने भी तरीके के एंजियोस्पर्म्स हैं, उन एंजियोस्पर्म्स के जो सीड होंगे उनमें एक से ज्यादा जब भ्रूण बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे, तो उनके विकसित होने की सबसे आसान विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, जो युग्मनज है यानी कि जो जाइगोट है, या जिसे आप जूस्पोर भी बोल रहे हैं, या प्रो एम्ब्रियो जो है, तो जाइगोट या प्रो एम्ब्रियो इनमें क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, विखंडन हो जाता है, या इनमें ग्रूव बन जाता है। तो उस विखंडन या विदलन भी कह सकते हैं उसे, तो उस विखंडन या विदलन की वजह से ये क्या हो जाता है, 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाता है। जो वो ग्रूव बन रहा है, जो खांच बन रही है, वो इसे क्या करती है, कई बार 2 टुकड़ों में और कई बार 2 से ज्यादा टुकड़ों में इसको तोड़ देती है, डिवाइड कर देती है। तो जो ये हर एक टुकड़ा होता है, हर एक यूनिट होती है, वो हर एक यूनिट विकसित होकर किसका निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। तो ये 2 में भी हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। तो ये जितने सेक्शन बनेंगे वो सारे के सारे सेक्शन क्या करेंगे, एक भ्रूण को बना देंगे। तो क्या हुआ, एक से ज्यादा भ्रूण बने, तो यही क्या हुआ, बहुभ्रूणता हुआ, जिसमें विदलन भी हो सकता है। यानी कि कब, जब जाइगोट में किसी तरीके का स्प्लिटिंग हो जाएगी या किसी तरीके का क्लेवेज आ जाएगा। तो पहला प्रकार ये हो गया कि किस तरीके से बहुभ्रूणता होती है, पहले प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता। दूसरे प्रकार की जो बहुभ्रूणता है उसकी बात करें तो भ्रूण कोश जो होता है, भ्रूण कोश में जो एग सेल होती है यानी अंड कोशिका होती है, उसमें अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य कोशिका से, अभी असंग जनन में भी हमने पढ़ा था कि जब हमने अपस्थानिक वाला पढ़ा था, हमने कहा था भ्रूण कोश के अलावा कि बीजांड की किसी अन्य कोशिका से। तो ऐसी बहुभ्रूणता में भी आ रहा है कि अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का बनना, ठीक है। दूसरे तरीके से ये बहुभ्रूणता हो गई, भ्रूण का विकसित होना या बनना।
दूसरा प्रकार ये हो गया, मतलब अंड कोशिका से तो नहीं बन रहा है भ्रूण, दूसरी किसी भी कोशिका से बन जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा इसके अंतर्गत क्या है, जब भ्रूण कोश के बाहर, भ्रूण कोश के बाहर क्या होगा, बीजांड, ठीक है। भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुणित, डिप्लॉइड मीन्स द्विगुणित कोशिका में, भ्रूण कोश के बाहर इस बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास। समझ गए आप, शायद डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है। बीजांड है, बीजांड की कोई भी डिप्लॉइड सेल इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, जैसा कि पढ़ा आगे ऊपर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अगली बात करते हैं यहां पर जो लास्ट है, बीजांड में एक से अधिक, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का जब विकास हो जाए तो बहुत सारे भ्रूण बन जाएंगे। भ्रूण कोशों का विकास तक ही लिख रही हूं मैं, ठीक है, भ्रूण कोशों का विकास। तो ये हुआ बहुभ्रूणता कि कितने तरीके से हो सकती है। तो ये 4 तरीके से, अलग अलग तरीके से बहुभ्रूण यहां पर बन सकते हैं। अब एक और छोटा सा इसमें टॉपिक ऐड कर लेती हूं मैं। वो छोटा सा टॉपिक हमारा ये है कि जब बहुभ्रूणता होती है तो उसके क्या उपयोग है। टॉपिक हेडिंग डाल ही देती हूं, बहुभ्रूणता की एप्लीकेबल इंपॉर्टेंस। क्या लिखते हैं हिंदी में, अनुप्रयोग, अनुप्रयोगिक महत्व, ठीक है। अब क्या होते हैं, जान ही रहे हैं, जो हॉर्टिकल्चर होता है या प्लांट ब्रीडिंग होता है, एक तरीके उसमें क्या होते हैं, एक जनरल जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है। लेकिन जब हम अपस्थानिक भ्रूण की बात करते हैं तो जो अपस्थानिक भ्रूण से प्राप्त जो पौधे होंगे, यानी कि जैसे सिट्रस का एग्जांपल हमने उसमें लिया था, तो अपस्थानिक भ्रूण से प्राप्त पौधों का विशेष तरीके से इसमें यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो लक्षण आते हैं पौधे में, यानी कि समान लक्षण वाले पौधे हम वहां पर उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बहुत सारे इनके उपयोग हैं, तो उनको शॉर्टली यहाँ पर देख लेते हैं बहुभ्रूणता से संबंधित। पहली चीज क्या होती है, जो न्यूसेलर एम्ब्रियो होता है, यानी कि बीजांडकाई भ्रूण जो होता है, ठीक है, बीजांडकाई भ्रूण, क्या, न्यूसेलर एम्ब्रियो। इससे विकसित पौधे के सभी लक्षण शुरुआत में ही देखा हमने किसकी तरीके के होते हैं, मादा जनक की तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो लक्षण हम चाहते हैं, यानी कोई मेरा इच्छित लक्षण है जो मुझे पौधे में चाहिए, तो उन इच्छित लक्षणों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उन इच्छित लक्षणों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो इस तरीके की प्रोसेस होती है, जैसे सिट्रस की बात करी है, जो भी हमने बात करी, कोई भी उदाहरण ले लें अगर हम इसमें, तो देखिए सारे बिल्कुल एज इट इज होता है। जो नया प्लांट होता है किसकी तरह, मदर प्लांट की तरीके से ही होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो इच्छित लक्षण है उनको आसानी से वहां पर प्राप्त कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है, जो न्यूसेलर सीडलिंग है, यानी कि जो नवांकुर है, बीजांडकाई नवांकुर जो होता है, उसमें कैसी जड़ होती है, वो जड़ होती है मूसला जड़, ठीक है। कैसी जड़ होती है, मूसला जड़। जो मूसला जड़ कैसी होती है, ऐसी लंबी सी जड़ होती है ना, जिसमें एक मेन रूट होती है और ये इस तरीके से होती है, ठीक है ना। तो ये जो मूसला जड़ होती है, इसका जो रूट सिस्टम है वो कलम से प्राप्त पौधों की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा डेवलप्ड होता है। कलम जानते हैं ना, कटिंग करके जो लगाते हैं, जैसे आप रोज की लगाते होंगे, नींबू की भी लगती है, बहुत सारे पौधों की लगती है। तो जो पौधे कलम बनाकर तैयार किए जाते हैं, उसकी तुलना में ये रूट सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। प्लांट्स जो होंगे ज्यादा वाइगर होते हैं,
प्रोनाउंसिएशन आप अब देख लीजिएगा, जो भी होता हो, मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है, यानी कि ओज से भरे हुए होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट होंगे। अगली बात करें, जो भी यहाँ पर भ्रूण बनेगा, यानी कि बीज, जो भी बीजांड का ये भ्रूण होगा, न्यूसेलर एम्ब्रियो होगा, वो कैसा होगा? रोग रहित होगा, किसी भी तरीके का उसमें रोग नहीं होगा। दूसरी भाषा में कहें तो वो क्या होगा? स्वस्थ होगा। अब जो इनके रोग मुक्त क्लोन होते हैं, उन क्लोनों को हम कैसे तैयार कर लेते हैं? उन क्लोन्स को हम तैयार कर लेते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के थ्रू, यानी कि अपस्थानिक बहुभ्रूणता के द्वारा, ठीक है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता के द्वारा हम उनके क्लोन तैयार कर सकते हैं। क्लोन तैयार, आ गई बात समझ? ठीक है, तो ये इसके महत्व है, जो अगर अपने हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि देखिए उद्यान विज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है, तो हम ये चीजों को यूज करके अच्छे लक्षणों का विकास कर सकते हैं। हम इन चीजों को यूज करके ऐसे पौधे तैयार कर सकते हैं जिनमें रोग ना हो, जो पौधे ज्यादा ओजपूर्ण हो, यानी कि ऊर्जावान पौधे हो, जिनमें वृद्धि अच्छी होती हो, फ्रूट्स और फ्लावरिंग अच्छी होती हो, तो हम ऐसे प्लांट्स को यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा प्रश्न जो आपके लिए मैं ढूंढ के लाई, ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करता है, यानी कि ग्रोथ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति क्या करता है? वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, यानी कि ऐसा जनन जिसमें निषेचन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तब आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन से फल को चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? फिर से सुनिएगा कि कोई किसी व्यक्ति ने वृद्धि कारकों का प्रयोग किया और अनिषेक जनन को प्रेरित किया। अनिषेक जनन के लिए आप कौन सा फल चुनेंगे और क्यों चुनेंगे उसी फल को? देखिए क्या होता है, जो अनिषेक जनन है उसके द्वारा जो भी फल बनता है, अनिषेक जनन से क्या बनेगा? जो भी फल बनेगा वो फल कब बनेगा? जब निषेचन नहीं होगा, यानी कि किसके द्वारा बनेगा? बिना निषेचन के बनेगा। अब जब ये बिना निषेचन के बनता है तो ये फल कैसे होते हैं? इनमें बीज नहीं होते। ध्यान आ रहा है? केले का उदाहरण हमने पढ़ा था, इनमें क्या होते हैं? बीज नहीं होते हैं। अब हमने कहा वृद्धि कारकों का प्रयोग किया जा रहा है, मींस ग्रोथ फैक्टर्स को यूज किया जा रहा है, या ग्रोथ हार्मोन्स की हम बात करें उनको यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब इन ग्रोथ हार्मोन का यूज हम क्यों कर रहे हैं? इनके यूज करके हम अनिषेक फलन को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे फल जिनमें बीज बहुत ज्यादा होते हो, कोई ऐसा फल ध्यान में रहिए जिसको खाते हुए आपको लगता है कि बीज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अरे तरबूज है, बहुत सारे बीज आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि टेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, जो टेस्ट उसका आना चाहिए वो टेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे फल जिनके बीजों का किसी भी तरीके से कोई महत्व ना हो, ठीक है, तो उन फलों को जब हम खाएंगे तो ऐसा लगता है कि किसी तरीके का डिस्टरबेंस वहां पर आ रहा है, तो ऐसे फलों के लिए अनिषेक फलन उपयोगी होगा। उदाहरण दीजिए अब आप उस फल का। अरे अभी मैंने ही बता दिया, क्या कहा? तरबूज, यही तो कहा। कोई और एक फल? संतरा, ठीक है, ऑरेंज। समझ में आ गई बात? तो ऐसे फलों को पर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जिनके बीजों का किसी भी तरीके के इससे कोई इंपॉर्टेंस ना हो। आप तरबूज के बीज खाते थोड़े हैं, थूक देते हैं। संतरे के भी जो बीज होते हैं बीच में जब खाते हैं तो उसको थूक देते हैं, तो उन बीजों का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। तो अगर ग्रोथ फैक्टर्स को यूज किया जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन को यूज किया जा रहा है, तो हम ऐसे फलों का प्रयोग करेंगे जिनमें बीज होते हो, जो मेरे लिए उन बीजों की उपस्थिति टेस्ट को डिस्टर्ब करती है। तो ऐसे फल यूज करेंगे कि वो बीज भी खत्म हो जाए, क्योंकि वो बीज किसी तरीके से यूजफुल तो है नहीं, तो हम ऐसे फलों को वहां पर प्रयोग में लेंगे। जैसे उदाहरण ले लिया हमने तरबूज और संतरा। बहुत अच्छा प्रश्न है जो ये मुझे मिला और मुझे लगा आप लोगों से जरूर पूछूंगी।
तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।